नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि इस समय हम बात करते हैं रोजाना रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, तो आज फिर आपके सामने हाजिर हैं कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। कुछ ऐसे प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारी ये तय हुआ था कि इस सप्ताह जो हम बात करने वाले हैं, हम राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो आज भी हम राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो राजस्थान के जीके पर आधारित होंगे। दोस्तों, आज के जो सारे प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे भी पूछे जा सकते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आरएएस, एलडीसी, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो अच्छे प्रश्न हैं, उनकी अपने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं और आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थल का जो विस्तार है वो किस दिशा में हो रहा है। दोस्तों, यहाँ दिशा आपको तय करनी है, यानी इस खाली स्थान में भरना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या है दोस्तों मेरा सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट जरूर करना। दोस्तों, आज गलत करोगे तो हमेशा गलत नहीं करोगे, फिर आपका हमेशा के लिए ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो हम गलत करते हैं वो चीज़ हम कभी भी भूलते नहीं हैं। दोस्तों, तो क्या है सही आंसर हमारा? तो दोस्तों, सही आंसर हमारा नंबर 3, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे दोस्तों, ये मान लीजिएगा हमारा राजस्थान है, तो ये हमारी अरावली रह गई। ये इधर का जो हिस्सा है सारा का सारा, वो देखिए मरुस्थल का है। तो इसका जो विस्तार है ये कैसे बढ़ रहा है? ये ऐसे बढ़ रहा है, न कि ऐसे, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा, अपने इसे मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। दोस्तों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। मरुस्थलीकरण का तात्पर्य होता है कि मरुस्थल के क्षेत्रफल में विस्तार होना। अब उसका कौन सा कारण नहीं है, यहां ध्यान दीजिएगा, नहीं का पूछा जा रहा है। नमी की कमी, अति पशुचारण, नगरीकरण, या फिर शुष्क कृषि। क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? बड़ा आसान सा लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। दोस्तों आज के वही प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नहीं बल्कि पूछे गए हैं, इसीलिए हम यहाँ इनको देख रहे हैं। सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो होगा नंबर 4। शुष्क कृषि कैसे होगा? दोस्तों, नमी की यहाँ कमी हो रही है, कमी है, इसलिए मरुस्थलीकरण होता है। अत्यधिक पशुचारण के कारण भी पेड़ पौधों में कमी हो जाती है, जिससे रेगिस्तान का प्रसार होता रहता है। नगरीकरण के कारण भी होता है। लेकिन शुष्क कृषि से कैसे होगा? शुष्क कृषि मतलब जहां वर्षा नहीं होती उसमें किस प्रकार से हमें कृषि करना है। तो शुष्क कृषि नहीं होगा, ये हमारा सही आंसर होगा। तो सही आंसर 4 नंबर है। आगे बात करें तीसरे प्रश्न की। राजस्थान में बार बार अकाल क्यों पड़ता है? निम्न में से कौन सा कारण यहाँ प्रासंगिक नहीं है? दोस्तों, हमने कहा राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है। अब ये जो कारण है इनमें से प्रासंगिक नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, नहीं का पूछा जा रहा है। बारिश की कमी, फसलों का गलत प्रारूप, मृदा का अपरदन, और जल प्रबंधन की कमी, इनमें से कौन सा है जिसके कारण जो है बार बार अकाल पड़ता है? तो दोस्तों, सही आंसर है हमारा वो है नंबर 2, फसलों का गलत प्रारूप। ये किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। बारिश की कमी होगी तो अकाल पड़ना ही है। मृदा अपरदन से भी रेगिस्तान का प्रसार हो जाएगा, अनाज कम होगा। जल प्रबंधन की कमी होगी तो जल का समुचित उपयोग नहीं ले पाएंगे। भूमि में जल की कमी होगी जिससे खाद्यान्न का अकाल पड़ जाता है। दोस्तों, तो ये तीनों जो है वो तो कारण है, लेकिन फसलों के गलत प्रारूप से किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? तो ये वैसे होगा लेकिन ये प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर हमें इनमें से सबसे सही आंसर यही निकलेगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा नदी बेसिन है जिसे हम गोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं? तो क्या वो चंबल बेसिन है, मध्यमाही बेसिन है, लूनी बेसिन है, या फिर सांबर बेसिन है? दोस्तों, क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से इनमें से कमेंट करके बताइएगा।
तो दोस्तों सही आंसर हमारा है नंबर 3। लूणी बेसिन जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोडवार प्रदेश के नाम से जानते हैं। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि कौन सी है? इसमें से आपको बताना है सही ऑप्शन, यानी मानसून, लौटता हुआ मानसून कब होता है? जुलाई से अगस्त का समय है, मार्च से जून का है, अक्टूबर से दिसंबर है, जनवरी से फरवरी है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है इनमें से, वो है नंबर 3, अक्टूबर से दिसंबर। ये तो कैसे होगा, ये तो आता हुआ मानसून है, जुलाई में तो मानसून हुआ करता है दोस्तों। अभी जून जुलाई ये तो देखिए वर्षा के महीने हैं, मार्च से जून भी नहीं हो सकता ना। ये तो कौन सा होगा, अक्टूबर से दिसंबर। और जनवरी फरवरी में कौन सी बारिश होती है दोस्तों? तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, अक्टूबर से दिसंबर होगा। लौटता हुआ मानसून, यानी जो मानसून गया है वो वापस लौट करके भी आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? इसमें से आपको बताना है कि ये जो हमारे जलवायु प्रदेश है उनमें से अति आर्द्र जलवायु जो है हमारी, वो कौन सी है दोस्तों? अजमेर है, राजसमंद है, बारां है, दौसा है दोस्तों। जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो वाला हिस्सा है हमारा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा, वो है नंबर 3, स्थान है बारां। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति किस क्षेत्र से होती है, ये बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। हमने कहा पश्चिमी विक्षोभ जो आता है उसकी उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर से होती है, हिंद महासागर से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, या फिर भूमध्य सागर से होती है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, भूमध्य सागर। कहां से आता है पश्चिमी विक्षोभ? भूमध्य सागर से उठने वाले जो चक्रवात है वहां से आता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? यानी सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो किस जिले में होता है? डूंगरपुर में, जैसलमेर में, कोटा में, या फिर गंगानगर में दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी भी के कण थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं, इसकी वजह से वाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होता है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? यानी सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़, जयपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, झालावाड़ में होती है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है दोस्तों? इस तरह के प्रश्न भी पूछे गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप कैसा कुछ भी पूछा जाता है। भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर है, करौली है, यानी पूर्वी राजस्थान का कश्मीर हम किसे कहेंगे? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, अलवर। किसे कहेंगे दोस्तों? अलवर को। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। पार्लर है, पार्लर क्या चीज होती है दोस्तों? आपको बताना है। बहुत ही अच्छा, और राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड भी अपने इसको कह सकते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा का शब्द है, भूमिगत जल है, समुद्र का जल है, बरसात का पानी है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, बरसात का पानी। पार्लर क्या होता है? पार्लर पानी किसको कहते हैं? जो बारिश का पानी होता है उसको बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है किस मानसून से होती है या कहां से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, या फिर अरब सागर के मानसून से? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा भारत है, ये यहाँ हमारा अरब सागर रह गया, ये हमारा बंगाल की खाड़ी रह गई।
और ये हमारा यहाँ पर मान लेते हैं राजस्थान। ये यहाँ अरावली है, लेकिन यहाँ से जो मानसूनी पवनें आती हैं वो अरावली से बिना टकराए सीधे निकल जाती है, इसलिए यहाँ का हमें ज़्यादा फायदा नहीं होती है। जबकि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उस मानसून से यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है यहाँ पर वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है? 4 हैं दोस्तों, पार्वती, परवन, सीप और अनास। इनमें से आपको बताना है वो नदी जो देखिए बंगाल की खाड़ी तंत्र में शामिल नहीं है, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं डालती हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, अनास नदी। ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। 1000 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। आराम से इस ऑप्शन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखें ये क्वेश्चन आपको याद है या नहीं है दोस्तों। ये याद करने वाले ही हैं दोस्तों, ज़्यादा इनके चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी रेखा है किधर से, बस क्वेश्चन के हिसाब से आप याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। तुक्का भी लगा सकते हो अगर नहीं आता है तो। देखें तुक्का काम करता है या नहीं करता। सही आंसर हमारा नंबर 1, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। राजस्थान के जिस भाग में कोपेन का AW जलवायु क्षेत्र मिलता है वह है, यानी कोपेन ने जो बांटा उसमें AW जो हिस्सा है वो कौन सा है? दक्षिणी है, उत्तरी है, पूर्वी है या फिर पश्चिमी है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, दक्षिणी। कौन सा हिस्सा है दोस्तों? दक्षिणी भाग है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब किस जिले में संभावित है दोस्तों? क्या होगा हमारा सही आंसर? जून माह में न्यूनतम इनमें से किस जिले में संभावित है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, जैसलमेर। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात में, वायुदाब और देखिए तापमान, इन दोनों का बड़ा ही गहरा संबंध होता है। क्या संबंध होता है? अगर ताप बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा दोस्तों? कम होगा। और अगर ताप कम होता है तो वायुदाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी तापमान कम होने पर वायुदाब ज़्यादा होता है। तो जून माह में देखिएगा न्यूनतम वायुदाब, यानी न्यूनतम वायुदाब के लिए हमें तापमान कैसा चाहिए? उच्च। यानी जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचा तापमान होगा वहीं पर सबसे निम्न वायुदाब होगा। तो इनमें से जैसलमेर जो है यहाँ पर ज़्यादा तापमान होता है, इसलिए न्यून वायुदाब हमें देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है दोस्तों? चंबल, कृष्णा, गोदावरी या तुंगभद्रा? इसके लिए अपने कई बार बीहड़ शब्द का उपयोग भी किया करते हैं। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है नंबर 1, चंबल। देखिए जब ये इसका तेज जल आता है तो ये जो जमीन है वो बहुत ज़्यादा कट फट जाती है, नालियाँ इसमें इस प्रकार से बन जाती है और ये भूमि किसी काम नहीं आती है, कोई कृषि वगैरह यहाँ पर नहीं की जा सकती। तो ये कोई अच्छी भूमि तो नहीं होती है, लेकिन कुख्यात कौन सी इसके लिए? चंबल नदी को जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां किस विकल्प में हैं? आपको बताना है आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन से विकल्प में? कांटली, साबी, कालीसिंध, कोठारी है, कालीसिंध, चंबल, कोठारी, जाखम है, कांटली, मसूरती, साबी, बाणगंगा है, मोरेल, पार्वती, सोम, चंबल है दोस्तों। आंतरिक प्रवाह की नदियां वो होती हैं जो भूमि पर ही प्रारंभ हुई, जो अपना जल किसी समुद्र में नहीं डाल रही हैं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, कांटली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, घग्गर का दोआब मैदान है राजस्थान का हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला। इसमें जो घग्गर का मैदान है वह किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है दोस्तों ये बात आपको समझ लेनी होगी कि मैदान का जो निर्माण हुआ है, मैदान कोई वैसे भूमि नहीं थी। मैदान का निर्माण हमेशा नदियों
के द्वारा लाए गए निक्षेपण से होता है। नदियां अपने साथ में मिट्टी लाती है, उसको बिछा बिछा करके ही मैदान को तैयार करती है। इसलिए आपने देखा होगा जहां मैदान है वहां नदियां हैं दोस्तों, नदियों के द्वारा ही मैदान बनता है। तो आपको बताना है ये जो हमारा घग्गर का मैदान है वो कौन सी नदियों के बीच में है। दोआब यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, आब बने पानी होता है। बनास और बाणगंगा, घग्गर सतलज, जवाई और सुकड़ी, घग्गर और व्यास। तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है दोस्तों। कांटली है, झज्जर है, दांदू है या फिर कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था, इसका सही आंसर होगा कोई नहीं। बीकानेर एक ऐसा जिला है जिसमें कोई और नदी नहीं बहती है। इससे आसान एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, एक और जिला ऐसा माना जाता है जिसमें कोई नदी नहीं बहती, उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, आपके लिए लाभदायक होगी। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहां पर बहुत सी चीजें आपको, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।